Hello all of you. Today we will going to study physics class 11 part first. The name of chapter is mechanical properties of solid. ठीक है, ये एनसीईआरटी का जो सेकंड टर्म है उसका फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अब सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे. मटेरियल के कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यहाँ पर हम सॉलिड की बात करेंगे. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक चैप्टर है रोटेशन. रोटेशन हम लोग पढ़े थे रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके एटम्स के बीच कोई चेंज नहीं होता, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. मतलब अगर ये बॉडी रिजिड है, इस पर चाहे जितना फोर्स अप्लाई करें इसके एटम्स के बीच कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा. इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी कंप्लीटली रिजिड बॉडी नहीं है. हर बॉडी रिजिड बॉडी है और कोई बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है. ऐसा इसलिए कि अगर ये डस्टर है, इसकी कैपेसिटी है 100 न्यूटन फोर्स को सह लेना. तो 100 न्यूटन फोर्स के अंदर ये क्या है? रिजिड बॉडी. अगर 100 न्यूटन से कम फोर्स हम इस पर अप्लाई करेंगे ये रिजिड बॉडी होगी. लेकिन जब हम 100 फोर्स से न्यूटन फोर्स से ज्यादा इस पर फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ब्रेक कर जाएगी या फिर डिफॉर्म हो जाएगी, मतलब इसका शेप या साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है. इसका मतलब हर बॉडी रिजिड बॉडी है और कोई बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है. समझे? ये चीज है रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी की स्टडी जब हम लोग की क्लास रोटेशन किए थे तो उसमें क्या था कि रिजिड बॉडी में लेते हैं तो इस पर एक लिमिट होती है, लिमिटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक वो रिजिड रहती है, ठीक है. बट यहाँ पर हमको पूरी इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. इसमें जो बेसिकली हमको स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, दैट इज इलास्टिसिटी. चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है. ये चैप्टर का नाम है. तो मैकेनिकल अब इसमें कुछ की टर्म्स हैं जिसको हमको जान लेना होता है. की टर्म्स जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है. अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? The force which is applied externally to change in configuration of the body. किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाने के लिए बाहर से जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. इट इज ए एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. इट इज ए एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ठीक है. ये बाहर से लगाया गया बल होता है. डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो एक्सटर्नल अप्लाई किया हो तो उसका एम हो कि ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज लाना. तो आप जानते हैं जो सॉलिड्स होती है, सॉलिड में फिक्स क्या होता है? उसका शेप एंड साइज, शेप एंड साइज. अब इसमें भी थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं. व्हाट इज शेप एंड व्हाट इज साइज? शेप एंड साइज. साइज वर्ड से क्लियर है कि साइज मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड है. तो अगर कोई स्क्वायर है उसका एक साइड 10 मीटर है, जैसे मान लो हमने इसको दिया तो इस अगर इसको 3D देखना चलो स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है. अब इसकी 10 सेंटीमीटर साइड है, ठीक. तो अगर 10 सेंटीमीटर साइड देखोगे तो ये हो जाएगा इसकी साइज. बट इसका शेप कैसा है? इसका शेप इज स्क्वायर. शेप इज स्क्वायर बट साइज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है. शेप साइज में डिफरेंस क्लियर हुआ. तो जब हम सॉलिड बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो चेंज किसमें लाता है? शेप एंड साइज. शेप भी चेंज हो जाएगा. जैसे इसमें जो फोर्स अप्लाई करेंगे अगर ये एक साइड से बेंड हो जाए, हल्का सा बेंड हो जाए तो उस सिचुएशन में इसका शेप चेंज हो गया, ये स्क्वायर नहीं रहा और इसकी साइज 10 सेंटीमीटर रखकर कुछ और हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो शेप भी चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गया, ठीक है. तो डिफॉर्मिंग फोर्स का एम होता है शेप और साइज में चेंज लाना. क्लियर, ठीक है. इसके बाद एक और की टर्म है रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इट इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स.
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अणुओं के बीच का बल, सॉरी एटम्स, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, इंटर एटॉमिक बल भी बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर दो बल होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है, इंटर मॉलिक्यूलर होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स, इनके बीच बॉन्ड बनती है, इस बॉन्ड में जो फोर्स होता है वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, बहुत सारे एटम्स उनके बीच वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। बट इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स में जब जाओगे तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो फोर्सेस होंगे उसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। ये दो की टर्म्स इसमें यूज करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इसकी डिफिनेशंस है, दो डिफिनेशन देंगे यहाँ पर। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज इन इट्स शेप एंड साइज इज नोन एज इलास्टिसिटी। द टेंडेंसी of a body to oppose to change in its shape or size, या shape and size दोनों एक साथ चीज होते हैं, एंड अप्लाई कर रहे हैं, shape एंड साइज। ठीक है, बॉडी की वह टेंडेंसी जो अपने शेप और साइज में चेंज का अपोज करता है, उस टेंडेंसी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड which oppose to change in shape and size, to change in its shape and size. सेकेंड क्या होता है? The tendency of body to regain its shape and size. The tendency of body to regain its shape and size, after removing of deforming force within elastic limit, क्लियर? तो देखो, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें तो वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप और साइज को दोबारा से गेन कर ले, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के दो डिफिनेशन है, दोनों का जो थीम, जो बेसिक मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। ये एक बॉडी हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको बेंड करेंगे, ठीक है, बेंड करने से फोर्स अप्लाई करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये अपने शेप और साइज में चेंज का अपोज कर रही है, सॉलिड बॉडी चेंज का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इस टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। सेम यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको बेंड करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और देखो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके कारण इसमें कोई परमानेंटली चेंज नहीं आ रहा, मतलब बेंड नहीं हो रहा है, या बेंड छोड़ देने पर भी बेंड रह जाए, ऐसा फॉर्म नहीं आया, इसका मतलब जो हम फोर्स अप्लाई किए वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है। जब इलास्टिक लिमिट के बाहर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहेगा फोर्स। जब उसको रिगेन करेंगे तो अपने आप फिर से अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे। तो दोनों का थीम मीनिंग सेम है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत फेमस है, स्टील एंड रबर व्हिच इज मोर इलास्टिक? स्टील एंड रबर, इन दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक? तो पहले हम फर्स्ट डिफिनेशन की बात करेंगे। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। तो आप जानते हो स्टील की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी अपने शेप और साइज में अपोज करने की, क्योंकि सॉलिड है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करें तभी चेंज आएगा। इसका मतलब फर्स्ट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, ठीक है, कि स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा।
लेकिन आप जानते हो रबर को हम इसे खींच कर छोड़ दें वो फिर से अपने कहाँ आ जाता है, शेप और साइज में आ जाता है। ये सेकंड डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज, ये अपनी शेप और साइज को बहुत जल्दी रिगेन करता है, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन रबर को खींचते छोड़ते फिर से क्या करता है, रिगेन करता है। इसका मतलब ये भी इलास्टिक है, इलास्टिक तो दोनों है बट मोर इलास्टिक कौन है, ठीक है। तो मोर इलास्टिक कौन है, स्टील। स्टील इज ए मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। क्योंकि वहां पर एक इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वहां पर कैलकुलेट होती है, जो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ये एक ऐसा नंबर होता है जो ये दिखाता है कि कौन मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। तो इस सिचुएशन में स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है, क्योंकि इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है बहुत कम होता है, इसका बहुत ज्यादा। क्लियर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रेस इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। द टॉपिक इज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स इलास्टिक बिहेवियर कैसे रहा, एनसीईआरटी ने इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लिया जिसमें हम एटम्स लेते हैं या मॉलिक्यूल किसी सॉलिड से, ठीक है, और एज्यूम करते हैं उसका बॉन्ड है, बॉन्ड की प्लेस पर क्या है, स्प्रिंग, बॉन्ड की प्लेस पर यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या देखो, स्प्रिंग को जब हम प्रेस करते हैं तब क्या करता है, बाहर की साइड फोर्स लगाता है, और जब हम उसको खींचते हैं तो अंदर की साइड फोर्स लगाता है। सेम बिहेवियर ये लोग भी करेंगे। जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे बाहर से तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस होगा स्प्रिंग की साइड फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, कि जो बाहर से फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। बट ये अंदर से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो इंटर एटॉमिक फोर्स है, वो एटम्स के बीच का फोर्स है, इसलिए ये कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसका काम है अपनी शेप और साइज को रिस्टोर करना, ठीक है, रिस्टोर करने की कोशिश करना, ठीक। अब जब यही फोर्स हम आउटसाइड लगाएंगे, जब हम फोर्स कहां लगाएंगे, आउटसाइड, उस सिचुएशन में यहां पर फोर्स किससे लगेगा, इनसाइड, तो जिसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इनसाइड होगा, रिस्टोरिंग फोर्स विच इज इंटर एटॉमिक फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है। ये चीज होता है, स्प्रिंग का ऐसा बिहेवियर होता है। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच से ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर के बीच ग्राफ होता है। इस ग्राफ में जो आप जानते हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है वो चीज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, तो यहाँ की ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r0 ये इसका बेसिक डिस्टेंस जो है एटम्स के बीच का डिस्टेंस। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो एटम्स के बीच की डिस्टेंस मतलब r0 डिक्रीज होगी, जब r0 डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो एटम्स क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल होंगे। उस सिचुएशन में उनके बीच क्या इंक्रीज हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जिससे वो बाहर की साइड फोर्स अप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे वो अपने ही इनिशियल शेप और साइज में आ जाएंगे। इट मींस वो कहां पर पहुंच जाएंगे, फिर से लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर सबसे लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अब देखो जैसे हम इसको r0 इंक्रीज करेंगे, फोर्स बाहर अप्लाई करेंगे, r0 इंक्रीज करेगा, उस सिचुएशन में भी क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। जब इंक्रीज कर जाएगी फिर से पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए इनसाइड रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है। और फिर एटम्स क्या होंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही रिमूव करेंगे और फिर इसको अपनी इनिशियल शेप और साइज में आ जाएगा, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल का बिहेवियर है, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, तो इस सॉलिड इलास्टिक बिहेवियर कैसे रिप्रेजेंट करता है,
ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्स, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही कोई सॉलिड इलास्टिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दो ऐसे एग्जांपल हैं। अब देखो इलास्टिसिटी जैसे वैसे ठीक इसका एक अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और उसका अपोजिट प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर जरा सा भी फोर्स अप्लाई कर दें तो जिधर टेढ़ा करके छोड़ दे वैसे ही रह जाएगा, मतलब उसमें तुरंत डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसको बोलते हैं प्लास्टिक। वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉपर्टी बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ये जो नाम है इलास्टिसिटी, ये नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वैसे प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो जो परफेक्टली प्लास्टिक्स में आते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर में आते हैं, वो आते हैं मड, कीचड़, ठीक है, मड होता है, और पुट्टी जिससे घर के डिजाइन करते हैं, पीओपी जानते हो, तो पीओपी जिससे प्लास्टर लगता है। प्लास्टर जब गीला होता है उस टाइम उस पर जैसा आप उसको सेव करके छोड़ दोगे वैसे ही वो रह जाता है। ठीक है, मड में जैसे आप फिंगर डाल के गीली मिट्टी में उसमें फिंगर घुसा के छोड़ दो, उसमें होल रहेगा हमेशा। ठीक है, होल ऑटोमेटिक कवर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर कैसा है, प्लास्टिक बिहेवियर है, वो अपने शेप और साइज को रिटेन नहीं करता। अब आपको अगर प्लास्टिसिटी का डिफिनेशन देना हो तो कैसे डिफिनेशन होगा, बिल्कुल, द बॉडी which do not regain their shape and size after removal of deforming force is known as plasticity। प्लास्टिसिटी क्लियर कर देते हैं। इलास्टिसिटी हो गया, तो प्लास्टिसिटी भी देख लो। प्लास्टिसिटी, the tendency of body, the tendency of body to do not regain its shape and size, shape and size after removing deforming force is known as plastic also. Plasticity is known as plasticity। प्लास्टिसिटी मतलब ये बॉडी की टेंडेंसी है, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब बॉडी की क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये भी लिखे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। इसके बाद जो चैप्टर मेनली स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा अब आगे का जो टॉपिक है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, टाइप ऑफ स्ट्रेस है, टाइप ऑफ स्ट्रेन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की यूनिट, उसके डायमेंशन फार्मूले, फिर उन दोनों से कंबाइन होने के बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा जिसका फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ये बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।